सर फर्स्ट वाले से। Yes, so here we will use row operation first. Here we will use row operation first. So using row operation first, यहाँ पे मैं फर्स्ट को इसी तरह से नोटेशन ही देता हूँ, यही वाला, ठीक है ना। So here what you will do? You will replace R1 को 1/2 R1 से। यहाँ पे हमने स्केलर 1/2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे इस रो में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 3/2, 0, ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एज इट इज रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका। 3, 2, 0, 1, 16, 2, 0, 1, 2, -5, 5. So this is your new matrix after using this operation. अच्छा, अब हमको यहाँ पे 0 बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए में यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए यू कैन यूज एनी 3 ऑपरेशन। तो आप इसमें से कोई भी 3 ऑपरेशन से यूज कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं, कोई सिंगल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एनी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो देन यू विल हैव हियर 0। यहाँ पे 0 के लिए क्या करना होगा, आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो हियर यूजिंग द ऑपरेशन 2 ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशन? सेकेंड ऑपरेशन हम लगा रहे हैं 2 बार। इसमें हम क्या करेंगे, R2 को हम रिप्लेस कर देंगे बाय R2 - 3R1। अब बताइए इसमें से अगर हम ऐसे करेंगे तो ये एंट्री 0 हो जाएगी कि नहीं। और R3 को भी रिप्लेस कर देंगे हम बाय R3 - 2R1 से। इसमें 3R1 से, इसमें 2R1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन मेक दिस 2 एंट्री 0। क्लियर? ये ऑपरेशन से हम ये दोनों एंट्री को 0 बना सकते हैं। यस ये आपका इस वाले रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस रो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसी को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, R2 की तो हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप अलग से रफ में कर लिया कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है। आप इस तरह से किया कीजिए कि यहाँ पे लिख लिया कीजिए R2 क्या है आपका 3, 2, 0, 1, 16 ऐसे लिख लिया कीजिए, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी फैसिलिटी के लिए जैसा आपको इजी लगे। और इसमें आपका 3 से मल्टीप्लाई करके ये वाली रो लिखना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3/2, सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम R1 में, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में, तो ये 3 हो जाएगा, इसमें R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका -3 है यहाँ पे, ठीक है ना, -3R1। सो ये हो जाएगा -3/2 -9/2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -24, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या आएगा ऐड करने पे, 1/2, तो 2 4 में 3 गई, 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा -9/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -8। तो ये आपका कन्वर्ट होकर के बन जाएगा, मतलब ये जो रो है आपकी ये बन जाएगी, मतलब R2 - R3। ये R2 लिख दिया हमने, और ये हमने -3R1 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया। इस तरह से आप एक साथ कैलकुलेशन करके यहाँ पे रख सकते हैं 0, 1/2, -9/2, 1 एंड -8, ठीक है। ये रफ वर्क अगर आप इजी रहे तो इस तरह से कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपका वैल्यू आए इसमें। तो आपका सेकंड रो को आपने कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दिस ऑपरेशन। अच्छा, थर्ड रो की इसी तरह से देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 आ जाएगा,
9 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, यहाँ पे -11 आ जाएगा। ये हमने R2 लगा दिया तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा, ये वाला रो ये इसमें चेंज हो गया है। और हमने R3 ये वाला ऑपरेशन लगाया, सेकंड ऑपरेशन R3 में, तो ये वाला जो रो था ये बन गया। तो इस में कॉलम में जो रिड्यूस्ड रो करंट फॉर्म में हमें जो कॉलम इस तरह का चाहिए कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए यहाँ पे, और बाकी नीचे नीचे और ऊपर जीरो होना चाहिए। ऊपर तो कोई एंट्री नहीं है, तो अभी फिलहाल जीरो, इसके नीचे एंट्री है उसको हमने जीरो बना दिया है। तो हमारे पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज योर टारगेट? रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म में आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि आपका फर्स्ट रो में तो नॉन जीरो एंट्री 1 बन गया, उसके नीचे जीरो हो गया। अब सेकंड रो में टारगेट रखना है आपका, सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होना चाहिए। यही था ना हमारा रो रिड्यूस एक्विवैलेंट फॉर्म, जो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे 1/2 है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? 1 बना देंगे। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन यूज करना होगा? फर्स्ट वाला। हाँ, इसको 1 बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन यूज कर देंगे, इफ वी विल मल्टीप्लाई R2 को बाय 2 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारा जो एम है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होना चाहिए, वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाले रो के लिए हम वी आर डन, इस रो के लिए हम हो चुके, अब सेकंड रो में आ रहे हैं हम। ठीक है ना, सो इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट हियर 1। 1 फाइंड करने के बाद फिर आप ऊपर नीचे जीरो बनाएंगे। तो पहला आपका टारगेट है 1 बनाना। ठीक है, सो इस स्टेप में हम बनाएंगे 1। सो इन दिस स्टेप, तो देखो फर्स्ट रो को अभी एज इट इज रहेगा 0 8। अब R2 को चेंज करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, -9 हो गया, 2 हो गया, -16 हो गया। ठीक है ना, और आपका थर्ड रो है 0 -1 9 -5 -11। So here you can see your now in the second row जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो 1 हो गई है। ये 1 हो गया, इसके ऊपर नीचे 0 हो गया। अब आपको इस ये 1 कर दिया आपने, अब बस इसका ऊपर नीचे 0 बनाना है, बिकॉज इन द रिड्यूस्ड रो एक्विवैलेंट फॉर्म यू नो जो आपका रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होती थी, उसके ऊपर नीचे आप 0 बनाते थे। ठीक है ना, तो उसके ऊपर नीचे 0 होता है इन द रो रिड्यूस्ड एक्विवैलेंट फॉर्म, अदरवाइज इट विल नॉट बी इन रो रिड्यूस्ड एक्विवैलेंट फॉर्म। सो वी आर कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस्ड एक्विवैलेंट फॉर्म, तो इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें R1 को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो 0 बनेगा यहाँ पे। तो हमें R1 को चेंज करना पड़ेगा, तो R1 को चेंज करना है, इसका मतलब R1 को हम किससे रिप्लेस कर दें? R1 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं कि यहाँ पर 0 आ जाए? तो यहाँ पे 0 लाने के लिए अगर हम इस रो में -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें, ठीक है ना, सीधा सीधा फंडा है, जो भी एंट्री 0 बनाना है उसमें जो चीज है वो चीज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसमें आपका एंट्री 1 आपने जहां बनाया है। क्यों? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग वो मल्टीप्लाई करके सेम सेम नंबर दे देगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बात एक ही है। सो R1 को हम कैसे चेंज करेंगे? R1 -1/2 R2, तो ये 0 हो जाएगी ये वाली एंट्री। इसको देखिए, पहले क्लियर कीजिए ये वाला। By this we can make this entry as a 0 by this operation. ओके, अब हमें R3 को यहाँ पे 0 बनाना है, तो R3 को हमें किससे रिप्लेस करना होगा? R3 + R2 से। इस रो में आप ये वाली रो ऐड कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो R3 को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, R1 को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अब बस आप रख दीजिए, तो आपका जो पहला रो है वो क्या होगा, जब इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है। ठीक है ना, तो जिस कॉलम के नीचे 0 0 आ जाता है उसके जो करस्पॉन्डिंग एंट्री होती है उस कॉलम में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगल बगल हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है।
तो इसलिए इस वाले इंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्स्ट इंट्री एज इट इज रहेगी, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 9/2, 9/2 और 3/2 और 9/2 कितना हो जाएगा? 9 + 3 12/2, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो 8 हो जाएगा। और हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? +8 बन जाएगा सर, फिर ऊपर ऐड करने पे +16 बन जाएगा। हाँ, यस 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 यस, इसमें -1/2 है ना, एक्चुअली -1/2 अगर हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऐड करेंगे। ठीक है ना, अगर 1/2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 बन जाएगा। करेक्ट, सो दिस इज योर 16। तो इसी तरह से ये वाला R3 लिख दीजिए, R2 एज इट इज लिख दीजिए, R2 को एज इट इज, क्योंकि हमने R2 में कोई चेंज नहीं किया, अभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। 1 - 9 2 - 16, R3 आपका हो जाएगा 0 0 0। ये देखिए बनाया हमने इसको 0 था। ठीक है, और साथ में हमारा ये भी 0 बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में वैसे भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट पहले से 0 हो गया। -3 - 27, तो ये आपका आ गया न्यू मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? आप सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 हो गई और आपका ऊपर नीचे 0 हो गया। ओके, एंड नाउ जो नेक्स्ट नॉन जीरो एंट्री नेक्स्ट रो में देखेंगे आप, सो इन दिस रो व्हाट इज योर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री? दिस वन। अब बस आपको इसी को 1 बनाना है, जो आपका टारगेट है इसको 1 बनाना है। क्योंकि ये देखिए स्टेयरकेस में इस तरह से चला आ रहा है, यहाँ तक ऐसे चला आ रहा है। ठीक है ना, अब बस आप यहाँ पर 1 बना दीजिए तो आपका ये रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बना दीजिए, क्योंकि जिस कॉलम में आप फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 लेते हैं उसके ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है ना, सो इसको हमें 1 बनाना है, तो इससे हम क्या करेंगे? -3 से डिवाइड कर देंगे और -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात एक ही। So here we will use operation R3 is replaced by R3 into -1/3। इससे आ जाएगा आपका यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 6 -1 16। ये दोनों रो एज इट इज रहेंगी। 2 - 16 0 0 0, और ये आपका 1 हो जाएगा जो आपको 1 बनाना है। आपने इसमें -1/3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 9। अब देखिए आपका ये 1 हो गया, इसके ऊपर नीचे 0, ये 1 हो गया, ऊपर नीचे 0, ये 1 हो गया। बस इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है आपको, यहाँ पे 0 बनाना है, ये 0। यू हैव टू मेक दिस एंट्री 0 एंड दिस एंट्री 0, देन योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी इन योर रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है ना, करेक्ट। सो टू मेक 0, इस एंट्री को 0 बनाने के लिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 - 2R3 से, ये 0 हो जाएगा। और R1 को हम रिप्लेस कर देंगे R1 + R2 से, R3 से, सॉरी, R1 को हम रिप्लेस कर देंगे R1 + R3 से, इसमें ये ऐड कर देंगे R3 को, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे दोनों 0 हो जाएगा। नहीं, इसको 0, ये 0 कर दिया, इसको 0 करना है, यस, हाँ, तो ये 0 हो जाएगा R1 + R3। तो आपका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, किस फॉर्मेट में आएगा? सो आपका ये 1 हो गया। ये देखिए हम ये ऐड कर रहे हैं, इसमें R1 में हम R3 ऐड कर रहे हैं, तो ये 1 + 0 1 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 6 + 0 6 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, और 16 + 9
25 हो गया। R2 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ना, -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे 0 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इसमें ऐड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। ओके, सो नाउ योर सेकेंड एंट्री 0 हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री 0 हो जाएगी आपकी, ये भी 0 हो गई, ठीक है। ये वाला क्या आ जाएगा, ये बताइए, ये एंट्री क्या आएगी यहाँ पर, ये वाला ऑपरेशन लगाने पे, R2 में लगा रहे हैं ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -34 -34, ठीक है ना। 16 + 9, 16 - 16 - 9, 18, sorry, not 9, -16 and -8, 2 × 9, 18, so 18 और 16 -34, ठीक है। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, 0 0 0 1 9। अच्छा, आप चेक कर लीजिए क्या उस रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में है, चेक कीजिए, आप देखिए, आपका ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, इसके ऊपर नीचे 0 है, ये आपका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है नेक्स्ट रो में, इसके ऊपर नीचे 0 है, इन द नेक्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपका 1 है, ऊपर नीचे 0 है, और यही होना चाहिए रो एक्लन फॉर्म में। सो नाउ योर मैट्रिक्स दिस इज इन योर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। तो आपने जो पहला एम था, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था, देन यू हैव कन्वर्टेड दैट मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब इसका देखिए क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट बताते हैं हम क्या है। ये देखिए, आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये था, उसके करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये था। अगर मैं आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ना दूं, इफ आई विल गिव दिस मैट्रिक्स ओनली and I will say this is a augmented matrix corresponding to a given system, then you can write back from this matrix to this system, yes। आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर देंगे, x1 x2 x3 x4, हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा इस साइड में। तो आप ये 2x1 + x2 + 3x3 और +0 × x4 = 16, पहला इक्वेशन लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ से you can write back your linear system from this augmented matrix. So similarly, if I will say that your augmented matrix is this one, then what is the corresponding linear system? Now I will say that कि आपका augmented matrix दे दिया, then write your corresponding linear system, इसके corresponding linear system लिखिए। Then what will be the corresponding linear system? You tell me. ये आपका x1 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल रहेगा, ये x2 के करस्पॉन्डिंग, ये x3 के करस्पॉन्डिंग एंड ये x4 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम आपका हो जाएगा x1 + 0x2 + 6x3 + 0x4 = 25। पहला इक्वेशन यही आएगा लीनियर सिस्टम में, इसके करस्पॉन्डिंग, क्लियर? यस सर। अच्छा, तो सेकंड इक्वेशन इसमें आएगा, इस रो से 0 × x1 1 × x2 -9 × x3 + 0 × x4 = -34। And what is your third equation? 0 × x1 0 × x2 0 × x4 = 9 आ जाएगा, x4 = 9। Now from here you can see that you can easily solve this system than your previous system. जो previous system था उससे आप ये डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इसमें, from this system, okay। Here you can see इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको, इसमें ये बहुत यूजफुल होगा, ये अभी आगे डिस्कशंस में आएगा, कुछ रिजल्ट्स होंगे ऑन दैट बेस, ठीक है ना।
सो बट हियर प्लीज रिमेम्बर दैट कि पिवोट एलिमेंट क्या होता है एंड नंबर ऑफ पिवोट एलिमेंट क्या कितने हैं और इनकी पोजीशंस क्या है, ये तीन चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वर्ड पिवोट एंट्री और पिवोट एलिमेंट, ठीक है, और पिवोट पोजीशन ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पिवोट एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी पोजीशंस भी इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर ऑफ पिवोट एलिमेंट, एलिमेंट को एंट्री भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका नोटेशन जो मैंने नाम दिया पहले समझ लीजिए पिवोट क्या होता है, ठीक है ना। पिवोट आपका जो होता है, ये आपने ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री बनाई है ना इन ईच रो में, ये आपका पिवोट एलिमेंट होता है, क्लियर, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। सो योर पिवोट एलिमेंट इज योर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द रो, वो आपकी इन रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म, जो आपका रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म है उसमें आपकी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है दैट इज योर पिवोट एलिमेंट। तो इसमें पिवोट एलिमेंट यहाँ पर है, ये है, एक ये है, एक ये है, और इसकी पोजीशंस क्या है, पिवोट पोजीशंस की इस कॉलम में है, कॉलम के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, और इस कॉलम में है और इस कॉलम में है, मतलब इस कॉलम में नहीं है पिवोट, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज योर पिवोट कॉलम, ठीक है ना। ये सब अभी बहुत हेल्पफुल रहेगा, अभी आगे इसमें डिस्कशंस है काफी, इसके बेस पे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह कुछ बताएंगे, थ्योरम में यूज हो रहा है ये वर्ड पिवोट, ठीक है ना। एंड दिस इज आल्सो पिवोट कॉलम, इसको हमने क्यों पिवोट कॉलम बोला है, क्योंकि इसमें वो पिवोट एंट्री प्रेजेंट है इसलिए। एंड दिस इज योर नॉन पिवोट कॉलम, नॉन पिवोट कॉलम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज योर पिवोट कॉलम, दिस इज योर पिवोट कॉलम, ठीक है ना। एंड दिस इज योर नॉन पिवोट कॉलम, दिस इज योर, इसके लिए भी देखना सब, ऐसा नहीं कि केवल ये सब कॉलम सब देख लीजिए, नॉन पिवोट कॉलम, ओके। अच्छा, तो इन तीनों के आंसर दीजिए मुझे। पिवोट एलिमेंट यू कैन आइडेंटिफाई आफ्टर दिस डिस्कशन, you can identify pivot element easily, anyone have difficulty? If I will ask you tell me what are pivot elements, then you can give me all the list of pivot element, this is the one pivot element, this is one another pivot element, this is another pivot element. Up to here everyone is fine? Okay, Yes, sir. yes, now pivot position, now pivot position, तो जो ये फर्स्ट हमारा जो पिवोट एलिमेंट था इसकी पिवोट पोजीशंस कहां पर है, फर्स्ट कॉलम में। नाउ जो आपका सेकंड पिवोट एलिमेंट था इसकी पोजीशंस कहां पर है, सेकंड कॉलम में। एंड नाउ योर थर्ड पिवोट एलिमेंट है, इसकी पोजीशन कहां पर है, थर्ड कॉलम में नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें सेकंड मिला तो सेकंड कॉलम में ही होगा, जो आपका थर्ड पिवोट एलिमेंट मिला है वो आपको थर्ड कॉलम में नहीं मिला, फोर्थ कॉलम में मिला है। मतलब जिस कॉलम में आपको पिवोट एलिमेंट मिले वो कॉलम पिवोट कॉलम कहलाता है, ये कॉलम पिवोट कॉलम है, दिस इज पिवोट कॉलम एंड दिस इज नॉन पिवोट कॉलम, एंड दिस इज योर पिवोट कॉलम एंड दिस इज योर नॉन पिवोट कॉलम, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखना, इस नॉन पिवोट कॉलम में ये वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये ध्यान रखना, बट ये फिर भी यूज होगा in the theorem we will see what is the use, ठीक है ना। बट यहाँ पे याद रख लीजिए कि ये वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग था, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट था आपका b, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री है। तो वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है कॉलम्स हैं उसमें हमें नॉन पिवोट कॉलम को आइडेंटिफाई करना है, तो वो वाला जो वेरिएबल होता है वो फ्री वेरिएबल हो जाता है। सो लेट मी राइट हियर वन लाइन, आपको फ्री वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो सर फ्री पोजीशन कैसे बताएंगे सर? हाँ, सर हाँ, पोजीशन ऐसे कॉलम से बताएंगे सर, कि फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में, फोर्थ में, हाँ, ऐसे? हाँ, ये वाली हमें इसका यूज नहीं है कि ये 1 1 पे है, ये 2 2 पे है, ये 3 1 या 3 4 पे है, हमें जो यूज है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, मतलब कॉलम के हिसाब से यूज है, ठीक है ना। ठीक है सर। सो फ्री वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए ये सब डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना।
क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये मैंने पिवोट एलिमेंट, पिवोट पोजीशन एंड नंबर ऑफ पिवोट एलिमेंट्स बता दिया। नाउ फ्री वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, फ्री वेरिएबल्स। सो वेरिएबल corresponding to non-pivot column is called free variable। मतलब इसको हम फ्री कर देंगे, मतलब इसको हम आर्बिट्ररी कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू हम कुछ भी चूज करें। फ्री का मतलब ये होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको फ्री वेरिएबल कैसे चूज करना है। अब आप इसमें यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन चूज फ्री वेरिएबल। तो इसमें बताइए आप इसमें आपको फ्री वेरिएबल क्या चूज करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए। तो फ्री वेरिएबल यहाँ पे बताइए क्या है। इसमें 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4। तो इसमें x3 फ्री होगा, ये फ्री नहीं होगा। इसको हम कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं देंगे, इसको हम कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे। यहाँ पे हम x3 को फ्री वेरिएबल चूज करेंगे। क्यों? बाय डेफिनेशन वी विल चूज सच वेरिएबल फ्री वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू हुज पिवोट कॉलम कॉलम इज नॉट ए पिवोट कॉलम। तो x3 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो पिवोट कॉलम नहीं है। अगर आपका कोई दूसरा कॉलम भी ऐसा होता जहां पर पिवोट कॉलम नहीं था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता तो आप उसको भी चूज कर लेते फ्री, मतलब आपके 2 वेरिएबल फ्री हो जाते थे। अगर आपके 3 नॉन पिवोट कॉलम मिल जाते तो 3 फ्री वेरिएबल हो जाते, ठीक है ना। बट हियर यू हैव ओनली 1 फ्री वेरिएबल। सो अगर आपका x3 फ्री वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप x3 की वैल्यू कुछ भी चूज करेंगे, ठीक है ना। सो लेट मी असाइन वेरिएबल x3 एज एनी कांस्टेंट वैल्यू c। तो लेट x3 की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं c कोई भी रियल नंबर है। यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर मान लेंगे, नोटेशन में c दे दिया मैंने। बाद में आपकी मर्जी करे ले लेना c की वैल्यू 2 -2 3 1/2 जो कुछ करे। मैंने यहाँ पे नोटेशन दे दिया कि c एनी रियल नंबर ले लिया। तो अगर आपका x3 c एनी रियल नंबर आ गया, ठीक है ना, ये तो गिवन वैल्यू हो गई है क्योंकि फ्री हो गया। c आप कोई भी चूज कर लेंगे। तो आपका ये जो x1 है, यहाँ से बताइए x1 क्या हो जाएगा। x1 आपका हो जाएगा 25 - 6 c। x2 हो जाएगा आपका -34 + 9 c। और x4 हो जाएगा आपका 9 और x3 हो जाएगा आपका c। तो ये सॉल्यूशन मिल गया आपको इस सिस्टम का। यस, इस सिस्टम का सॉल्यूशन मिल गया आपको। देखिए ना, आपको x1 की वैल्यू मिल गई, x2 की मिल गई, x3 की मिल गई, x4 की मिल गई, ठीक है ना। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सो सॉल्यूशन ऑफ द above लीनियर सिस्टम क्या हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह से हम लिख सकते हैं 25 - 6c x1 हो गया, ये -34 + 9c c9 where c is your any real number, or in another word you can write x1 is equal to 25 - 6c, x2 is equal to -34 + 9c, and x3 is equal to c and x4 is equal to 9 here c is any real number। अब मैं इसमें से कोई एक सॉल्यूशन चूज करने के लिए बोलूं तो कोई एक सॉल्यूशन बताइए। तो आप c की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, c की वैल्यू आप 0 ले लीजिए या 1 ले लीजिए। तो एक सॉल्यूशन आपका हो जाएगा क्या, x1 = 25 और x2 = -34 एंड x3 = 0 एंड x4 = 9। एक सॉल्यूशन ये हो गया।
आप सी की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए जो मन करे, 1 ले लीजिए। तो x1 आपका हो जाएगा क्या 19, x2 आपका हो जाएगा बताइए क्या आएगा -25। ये करेक्ट है कि नहीं, देखते रहना। सी की वैल्यू 1 के लिए x3 हो जाएगा आपका 1, x4 हो जाएगा आपका 9। तो ऑल दीज आर सॉल्यूशन, सी की हर एक वैल्यू के लिए मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो इफ यू हैव एट लीस्ट वन फ्री वेरिएबल, अगर कोई एक फ्री वेरिएबल मिलेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फ्री वेरिएबल की तो इनफाइनाइट वैल्यू चूज कर सकते हैं आप। सो इफ यू हैव एट लीस्ट वन फ्री वेरिएबल देन योर सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, किसका फाइंड किया है? इस सिस्टम का फाइंड किया है, जो हमने इसके करस्पॉन्डिंग, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये सिस्टम बनाया था। एंड ये जो मैट्रिक्स था, दिस इज मैट्रिक्स रिड्यूस्ड फ्रॉम योर ओरिजिनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड दिस टू मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट by definition. I will write that definition, okay? And then equivalent, and then this system is equivalent system. So if this system has same solution, then your original system will have same solution. So let me write a definition, ठीक है ना? यहाँ पे मैं definitions लिखता हूँ, दो definitions. So on that basis you can say that your solution of your original system is also the same solution. So now what is the definition of equivalent system? Definition of equivalent system. Two system definition है, ठीक है ना? Two systems, two linear systems और देखो लीनियर सिस्टम्स है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? सो टू लीनियर सिस्टम्स ऑफ m लीनियर इक्वेशंस in n variable are said to be equivalent, if and only if they have exactly same solution set. देखो मैं सेम सॉल्यूशन सेट बोल रहा हूं, क्यों सेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो सभी सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, ये मतलब है। तो इस सिस्टम के आप कितने भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, जितने सॉल्यूशंस होंगे वो उस सिस्टम के भी सॉल्यूशंस होंगे, जो हमने स्टार्टिंग में सिस्टम लिया था। By this definition, because these two have same solutions and both are equivalent, and ये दोनों equivalent क्यों है? एक definition और लिखता हूं मैं, ठीक है ना? So let me write one more definition, another definition. Another definition is this: a matrix C, कोई भी मैट्रिक्स का नोटेशन C दे दिया मैंने, is said to be row equivalent, to a मैट्रिक्स, किसी दूसरे मैट्रिक्स से मैं बोल रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स D है, मतलब एक मैट्रिक्स C है, एक मैट्रिक्स D है, इसमें डिफाइन कर रहा हूँ कि C रो इक्विवेलेंट कहलाएगा। देखो रो इक्विवेलेंट बोला है मैंने, ठीक है ना? रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स D if and only if D is obtained from C by a finite number of row operations of types। ये डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 119 में दी हुई है, ठीक है ना? ये दोनों डेफिनेशन ऑफ टाइप्स जो हमने अभी रो ऑपरेशन डिस्कस किए थे 1 2 3, इन तीनों का यूज करते हुए अगर कोई मैट्रिक्स अगर हम ऑब्टेन करते हैं, दैट मैट्रिक्स
इक्विवेलेंट कहलाते हैं, रो इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इसी को ही बोलते हैं रो इक्विवेलेंस। दिस इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंस, ठीक है। तो अच्छा, अब ये बाय दिस डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, बाय द सेकंड डेफिनेशन से अब बताइए मुझे, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज योर रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स by that definition? Yes, 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 sir. yes. So this matrix is row equivalent to this matrix because this is obtained from this matrix by this by these row operation. Okay. Now this matrix is row equivalent to this matrix. Yes sir. Because this is also obtained. तो इस सीरीज में जितने भी मैट्रिक्स हैं सभी रो इक्विवेलेंट हो गए एक दूसरे के। Yes sir. तो ये जो फाइनल मैट्रिक्स था, तो पहले मैट्रिक्स से भी रो इक्विवेलेंट हो गया। Yes, sir. यस, सो लेट मी राइट वन थ्योरम हियर। ये थ्योरम है, ये केवल यहाँ पे बाय डेफिनेशन ही नहीं है, डेफिनेशंस एज ए थ्योरम भी है आपका, आपके ये पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल था शो करने के लिए, इसलिए मैंने सबका डेफिनेशंस और ये सब बता दिया, क्योंकि इसी रीजन से ही वो हम सिस्टम को सॉल्व कर पा रहे हैं। सो लेट मी राइट ए थ्योरम, ओके। सो लेट मी राइट ए theorem, that is theorem is your 2.4 written in page number 120. So let C, D and E are matrices, कोई भी ये तीन matrices हैं, ठीक है ना, of the same size, size सेम होना चाहिए, of the same size, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, एफ है, C is row equivalent to D, then D is also row equivalent to C। तो देखिए जब हम रो ऑपरेशंस कर रहे थे, जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने दूसरा मैट्रिक्स मिल गया, वो रो इक्विवेलेंट था पहले के। अगर हमें पहला वापस फाइंड आउट करना है तो जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें वो भी मिल जाएगा। कहने का मतलब हम जो हमारे आगे का मैट्रिक्स था उसको पीछे से हमने फाइंड आउट किया, तो पीछे वाला मैट्रिक्स भी हम आगे से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिवर्स रो ऑपरेशन। जैसे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें फिर से वही मिल जाएगा। Yes, sir. So if your matrix C is row equivalent to D, तो D भी row equivalent to C होगा, मतलब एक दूसरे के होते हैं, ठीक है ना। Now second property कि if C is row equivalent to D and D is row equivalent to E। ये देखिए मतलब C D के है और D E के है, तो C E के हो जाएगा, then C is row equivalent to E, ठीक है। ये थ्योरम है, ये एज ए रिजल्ट है, तो हमने वहां पे एज एग्जांपल यू कैन सी दैट वन, ओके। सो नाउ लेट मी स्टेट अनदर थ्योरम, थ्योरम 25। इन थ्योरम्स का प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये केवल इनका स्टेटमेंट है। सो थ्योरम 25, लेट मी स्टेट अनदर थ्योरम। ये सब थ्योरम्स आर यूजफुल टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। थ्योरम 2.5, दिस इज आल्सो गिवन इन द सेम पेज नंबर 120। लेट ax is equal to b, ठीक है ना, हमने यहाँ पर नोटेशन में जो राइट हैंड साइड को b लिया था, ठीक है ना, b a लीनियर सिस्टम, if C D, ये कोई आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है,
ठीक है, नोटेशन तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का आपको पता ही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। इसको मैं नोटेशन में स्मॉल डी लेता हूँ, जिसमें यहाँ पे स्मॉल बी लिया है तो स्मॉल डी लेता हूँ। ठीक है, बुक में आपका कैपिटल डी दिया हुआ है, so there should not be any problem. So if CD is row equivalent, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। ये C आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा, D आपका राइट हैंड साइड का वेक्टर रहेगा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में होता है, ठीक है ना। इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा A B। So this CD is row equivalent to augmented matrix AB, then the system Cx is equal to D is equivalent to Ax is equal to D। ये थ्योरम है, इसको आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं दिया हुआ है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। सो इसको स्टेटमेंट को समझिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई लीनियर सिस्टम दिया है आपका, ठीक है, उस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग कोई आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है, स्टेटमेंट समझा रहा हूं मैं। कोई भी लीनियर सिस्टम अगर गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा, वो ए बी है नोटेशंस में। यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, अच्छा। तो अगर हम बोले कि इस मैट्रिक्स के एक रो इक्विवेलेंट कोई दूसरा मैट्रिक्स है इसके, जैसे CD, जैसे हमने अभी एग्जांपल में जो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड था वो तो ये था, और जो हमने रो रिड्यूस्ड किया था वो रो इक्विवेलेंट था। जो हमने लास्ट में रो रिड्यूस एक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड किया था वो CD था आपका, क्योंकि वो रो इक्विवेलेंट था पहले वाले के। जो सिस्टम से हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया था उसको हमने रो रिड्यूस करके जो फाइंड किया था वो रो इक्विवेलेंट था। सो दिस इज रो इक्विवेलेंट। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम होगा CXD वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ओरिजिनल सिस्टम के। सो बाय दिस थ्योरम, अब मैं वहीं पे पहुंचता हूं, ठीक है ना। सो बाय दिस थ्योरम, अब ये बताइए, ये जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये वाला, इसको नोटेशन से मैं दे देता हूं इस मैट्रिक्स का। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं? ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है ना, CD से, ठीक है। और पहले वाले को मैं दे देता हूं AB से। वो AB तो हमने लिया ही हुआ था, नोटेशन AB दिया है ऑलरेडी हम, ठीक है ना। अच्छा, तो जो AB है और CD है ये रो इक्विवेलेंट है? यस यस सर। तो बाय दिस थ्योरम, जो 2.5 थ्योरम थी, जो Ax बराबर B हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम था, दिस सिस्टम एंड जो Cx बराबर D, इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम आया ये वाला सिस्टम है Cx बराबर D, इक्विवेलेंट होंगे, आर इक्विवेलेंट सिस्टम बाय दैट थ्योरम। क्लियर? ओके। और डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट सिस्टम की? कि ये दोनों सेम सॉल्यूशन रखना चाहिए। ये डेफिनेशन है ना, अभी दी थी हमने इक्विवेलेंट सिस्टम की। ओके, सो योर दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम आपने फाइंड किया है, दिस सिस्टम हैज सेम सॉल्यूशन एज जो आपका Ax बराबर B दिया था स्टार्टिंग में। तो ये जो सॉल्यूशन आपका आया है लास्ट में, ये किसका सॉल्यूशन आया है? ये उसी सिस्टम का आया है जो आपने स्टार्ट किया था। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हमने सब थ्योरम्स भी देख ली, डेफिनेशंस भी देख ली। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। I will share this slide to you also. Okay. Yes. Yes. Okay. So can I go ahead? सर मेरे को एक डाउट है पहले। हाँ बताइए। यस सर, मोर देन 3 वेरिएबल या 3 वेरिएबल होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे?
हाँ, ये अभी एक रिजल्ट है, अभी मैं बताऊंगा। अगर आपका नंबर ऑफ इक्वेशन अगर कम है, ठीक है ना, और वेरिएबल ज्यादा है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? सर मेरे को ये पूछना है कि उन्हें हम चेक नहीं करेंगे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है उस टाइप से, या फिर डायरेक्टली बोल देंगे मोर देन इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? हाँ हाँ, और जो आपने बोला है वो मैं अब इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, अभी अब मैं उसके बाद ये डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो आपने बोला है। क्योंकि अभी तो हमने क्या किया कि कोई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात करना है, सो नाउ लेट मी डिस्कस दैट थिंग। सो अब इसके बाद ही वो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपने बोला है। ओके ओके सर। यस, तो जो आपने बोला है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग। So let me open the new slide, otherwise ये हैंग कर सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने एक सिस्टम को सॉल्व कर लिया, ताकि थोड़ा सा सिस्टम को सॉल्व करने से चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का रिजल्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ये इसमें हेल्पफुल होगा, ये सब पिवोट पोजीशंस वगैरह जो मैंने बताई है ना, ये इसमें हेल्पफुल होगा। सो नाउ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम, ठीक है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर सिस्टम। लेट, तो हम लीनियर सिस्टम को अब हम उस तरह से नहीं लेके चलेंगे, नोटेशनली लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने एक लीनियर सिस्टम सॉल्व कर लिया है। सो लेट ax इक्वल टू बी ए लीनियर सिस्टम, बी ए लीनियर सिस्टम। तो जब लीनियर सिस्टम होता है तो उसमें हम रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। उसमें मैट्रिक्स हमें सी मिलता है, जैसे सी एक्स इक्वल टू डी करके, सॉरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलता है, तो उसको हमने सी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ए बी है, ठीक है। और एक नया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा, उसको रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म करेंगे। जब इसको रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में करेंगे तो कोई एक नया मैट्रिक्स आएगा, ये भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ही होगा, बट नया मैट्रिक्स होगा, जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। सो लेट ax इक्वल टू बी ए लीनियर सिस्टम, एंड लेट, ये जो सी मैंने लिखा है, ये बुक के नोटेशंस में लिख दिया कि इस पूरे को सी बोला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस पूरे के सी मतलब इसको जो रिड्यूस करेंगे ए बी को, पूरा जो आएगा उसको सी बोला है। सो लेट सी बी द रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रो रिड्यूसिंग, किसको रो रिड्यूसिंग किया था हमने, ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था। इसको जो रिड्यूस करने के बाद जो हमें मिला था हमारे एग्जांपल में, वो ये लास्ट वाला था सी, ठीक है। अब इसी के बेस पे, इसी लास्ट वाले मैट्रिक्स के बेस पे ही हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसी जो लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है, इसके बेस पे ही हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो नंबर 1, if there is a row of C having all zeros to the left of the augmented bar but with its last entry non-zero, then ax बराबर b has no solution. First one, if there is a row, of C having all zeros to the left of the आर्गुमेंटेशन बार। आर्गुमेंटेशन बार समझते हैं क्या है, ये आर्गुमेंटेशन बार है ये, ठीक है ना। इसके लेफ्ट में ये मैट्रिक्स है, राइट में ये कॉलम है केवल, ठीक है ना। सो टू द लेफ्ट ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने कॉलम है, ठीक है ना। इफ देयर इज रो ऑफ सी, इसमें से कोई अगर ऐसी रो है कि जो आल जीरोज है टू द लेफ्ट ऑफ द आर्गुमेंटेड बार,
एंड फिफ्थ है 8 से लास्ट एंट्री नॉन जीरो, देन ax बराबर b हैज नो सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल लेता हूं पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर द एग्जांपल लेट मी कंसीडर ए मैट्रिक्स C 1 4 0 -3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C है, जो आपका ए बी को रिड्यूस करने के बाद आया है, ठीक है। ए बी को रिड्यूस करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स C मिला है वो है ये, ठीक है ना। अगर इस तरह का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लास्ट में रिड्यूस करने के बाद अगर मिलता है, तो इसमें आप देखिए कि कोई ऐसी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि इफ देयर इज ए रो ऑफ C हैविंग ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑगमेंटेड बार, तो ऑगमेंटेड बार के लेफ्ट में ऑल जीरोस कहां पर है? इस रो में है। यहां तक समझ में आया? इफ देयर इज ए रो ऑफ C हैविंग ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑगमेंटेड बार विथ इट्स लास्ट एंट्री नॉन जीरो, और लास्ट एंट्री नॉन जीरो है, ये वाली एंट्री नॉन जीरो है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया ये वाली कंडीशन इसमें, तो ये नो सॉल्यूशंस होगा। अगर इस तरह का रिड्यूस्ड रो एक्विवैलेंट फॉर्म आ गया आपका, तो उस वाले में हमारा इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं आई थी जो हमने एग्जांपल लिया था। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि लेफ्ट में सब जीरो हो और जो लास्ट एंट्री है वो नॉन जीरो आ जाए। अगर ऐसा होता है तो बाय दिस रिजल्ट आपका जो सॉल्यूशन सिस्टम है Ax बराबर b वो कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा सॉल्यूशन? क्योंकि इसके जो करस्पॉन्डिंग जो आपका जो सिस्टम बनेगा ना, वो इक्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा आप देखिए ना, ये बन जाएगा आपका 0x1 0x2 0x3 0x4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये तो 0 इक्वल टू 1 आएगा, चाहे x1 x2 x3 x4 की वैल्यू कुछ भी रखते रहिए, इसका मतलब कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को। यहां तक समझ में आया? यस सर। तो इसी यही रीजन है कि आप अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है आपकी रिड्यूस्ड रो एक्विवैलेंट फॉर्म में, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एक्विवैलेंट फॉर्म में फाइंड करते हैं, हमें नहीं पता किस तरह का आएगा, ऐसा आ सकता है। अगर ऐसा आ गया जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे ये एग्जांपल, देन योर सिस्टम विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। रीजन क्या है? ये रीजन है क्योंकि जो लास्ट रो है वो ये इक्वेशन दे देती है, तो इसमें आप कोई भी पेयर ले लीजिए सॉल्यूशन का, कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 इक्वल टू 1 कभी हो ही नहीं सकता है। आवाज ब्रेक हो रही है? ठीक है सर। ओके, सर, सो वैसे अभी हम, हाँ टाइम हो गया, तो अभी हम एक ही डिस्कस करेंगे ये, और जो नेक्स्ट 2 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का और हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस का भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कंसाइज में बता देता हूं मैं ऐसे कि जो आपका इनफाइनाइट वाले में क्या है, ये रिजल्ट है कि कोई भी एक आपका पिवोट कॉलम नॉन पिवोट आ गया तो आपका इनफाइनाइट मिल जाएगा, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। वो क्यों ऐसा